बार फिर स्वागत है एलएम स्टूडेंट जॉब पर आपका। मैं मांगीलाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। हमने पीछे 6 क्लासें एनसीईआरटी सार संग्रह से जो थी वो कंप्लीट करवा दी है। आज 7वीं कक्षा है। जो पिछली 6 कक्षाएं नहीं देखी है वो आप वहां जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी। आज ये 7वीं क्लास है, बहिर्जात बल और विभिन्न इस्तिलाकृतियाँ। ये कक्षाएं ये अब लेबर असिस्टेंट जियोग्राफी से जिन्होंने अप्लाई किया है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और जो जितनी भी भर्तियाँ हैं, जो भूगोल से संबंधित जो भी चैप्टर आता है उसके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली है। तो विलंब न करते हुए क्लास को शुरुआत करते हैं। इस क्लास के माध्यम से आपको ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्लास को। प्रत्येक सेकंड आपको बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट मिलेंगे। यानी ये सार संग्रह से हैं, यानी हर लाइन आपके लिए प्रश्न का निर्माण करती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ये क्लास 1 घंटे की बनेगी, जिससे आपको बहुत सारे यानी 2000 के समथिंग आपको फैक्ट प्राप्त होंगे। जो क्लास को शुरुआत करते हैं, मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से चट्टानों के यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक वियोजन या अपघटन क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे अपक्षय कहा जाता है। अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। क्या अपक्षय के समय चट्टानों का स्थानांतरण होता है? यानी नहीं होता है। यानी अपक्षय के समय चट्टानों का स्थानांतरण नहीं होता है। धरातल की बाहरी शक्तियों के स्थैतिक शक्तियों के अपक्षय कहा जाता है। यानी धरातल की जो बाहरी शक्तियां में स्थैतिक शक्तियां होती है उसको क्या कहा जाता है? अपक्षय कहा जाता है। गतिशील शक्तियों को क्या कहा जाता है? तो गतिशील शक्तियों को अपरदन कहा जाता है या फिर निम्नीकरण कहा जाता है। बाह्य शक्तियां एक स्थान पर पदार्थों का क्षय करती है और यह दूसरे स्थान पर पदार्थों का क्या करती है? तो दूसरे स्थान पर निक्षेप करती है। वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधों एवं पशुओं का अपघटन जिसकी मात्रा को बढ़ा देता है तो वह भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट को खनिजों से प्रक्रिया का प्रतिफल क्या कहलाता है? जो फ्लेशपार तथा कार्बोनेट खनिज को पृथक करने में एक आम सहायक प्रक्रिया है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कार्बोनेशन कहा जाता है। बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के जब चट्टानें अपने आप विघटित हो जाती है तो उसे किस प्रकार का अपक्षय कहते हैं? तो उसे भौतिक या यांत्रिक अपक्षय कहा जाता है। भौतिक अपक्षय प्रक्रिया कुछ अनुप्रयुक्त बलों पर निर्भर करती है। ये 3 अनुप्रयुक्त बल कौन से हैं? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल, विस्तारण बल और सूक्ष्म एवं आदन चक्रों से नियंत्रित जल का दबाव होता है। ये 3 प्रकार के क्या है? अनुप्रयुक्त बल होते हैं। गर्मी और सर्दी के कारण चट्टानें फैलती और सिकुड़ती है, जिससे उनमें तनाव उत्पन्न होता है और दरारें पड़ जाती है। परिणाम स्वरूप चट्टानें छोटे छोटे कणों में विघटित हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे पिंड विच्छेदन कहा जाता है। कुछ चट्टानें ऊष्मा के सुचालक होती है, फलतः इन चट्टानों का ऊपरी भाग शीघ्र गर्म हो जाता है जबकि भीतरी भाग ठंडा रहता है, जिससे ऊपरी परत फैलकर भीतरी भाग से अलग हो जाती है और टूटकर चूर चूर हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे पलवीकरण या अपस्तरण कहा जाता है। ऊंचे अक्षांशों तथा उच्च पर्वतीय प्रदेशों में दिन के समय चट्टानों की दरारों में जल भर जाता है तथा रात में तापमान के हिमाग के कम होने के कारण जम जाता है। जल के जमने से इसका आयतन बढ़ जाता है। इस कारण चट्टानों के टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे तुषार विसरण कहते हैं। तुषार विसरण किसे कहते हैं? जो गर्मियों में जो चट्टानें हैं उसमें दरार आ जाती है और दरारों में जो पानी भर जाता है और हिमाग की वजह से यानी कम तापमान की वजह से पानी जम जाता है, तो जमने से पानी का आयतन है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिससे चट्टानें विघटित हो जाती है, टूट जाती है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे तुषार विसरण कहते हैं। अपरदन के कारण जब ऊपर की चट्टानें हट जाती है और नीचे की चट्टानों को दाब से मुक्ति मिल जाती है, इस दाब मुक्ति के कारण वे चट्टानें फैल जाती है और उसमें दरारें पड़ जाती है। इस प्रकार की क्रिया सबसे अधिक किस प्रकार के चट्टानों में होती है? तो ग्रेनाइट चट्टानों में इस प्रकार की क्रियाएं होती है। रासायनिक क्रिया द्वारा चट्टानों के विघटन को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। रासायनिक अपक्षय के मुख्य साधन क्या है? तो इसके मुख्य साधन है वर्षा का जल वह वायुमंडल की गैसें। वर्षा का जल और वायुमंडल में जो गैसें हैं वो इसका अपक्षयन का, चट्टानों के विघटन को रासायनिक अपक्षयन कहते हैं। ये अपक्षय का क्या है? मुख्य साधन है। भू आकृतिक और भूदृश्य क्या है? अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ जाएगा कि भू आकृतिक और भूदृश्य क्या है। तो छोटे से लेकर मध्यम आकार के भूखंड भू आकृति कहलाते हैं। बहुत सी संबंधित भू आकृतिक मिलकर भूदृश्य बनाती है। जो भूतल के विस्तृत भाग है, प्रत्येक भू आकृति की अपनी भौतिक आकृति, आकार व पदार्थ होते हैं जो कि कुछ भू प्रक्रियाओं एवं उनके कारकों द्वारा निर्मित होती है। अधिकांश भू आकृतिक प्रक्रियाएं धीमी गति से कार्य करती है और इसी
कारण उनके आकार बनने से लंबा समय लगता है। प्रत्येक भू आकृति का एक प्रारंभ होता है। भू आकृतियों को एक बार बनने के बाद उनके आकार, आकृति व प्रकृति में बदलाव आता है, जो भू आकृति प्रक्रियाओं व कार्यकर्ताओं के लगातार धीमे अथवा तेज गति के कारण होता है। तो इस प्रकार क्या होती है, भू आकृति प्रक्रियाओं का निर्माण होता है। अब आता है समधिकरण किसे कहते हैं। जब सेलों का अपक्षय होता है तो कुछ पदार्थ भूमिगत जल द्वारा रासायनिक तथा भौतिक निक्षालन के माध्यम से स्थानांतरित हो जाते हैं तथा शेष बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण हो जाता है। इस प्रकार के अपचयन के हुए बिना बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण अपर्याप्त होगा तथा आर्थिक दृष्टि से उनका दोहन, प्रकरण तथा शोधन के लिए व्यवहार्य नहीं होगा। इसी को समधिकरण कहते हैं। कार्बोनेशन क्या है? कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के खनिजों से प्रक्रिया का प्रतिफल कार्बोनेशन कहलाता है। यह फेल्सपार तथा कार्बोनेट खनिज के पृथक करने में एक आम सहायक प्रक्रिया है। जल तद्वारा वायुमंडल एवं मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है। इससे कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है, जो कि एक कम सक्रिय अम्ल के रूप में कार्य करता है। कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट कार्बोनिक अम्ल में घुल जाते हैं तथा कोई अवशेष नहीं छोड़ते हैं। परिणाम स्वरूप भूमिगत गुफाओं का निर्माण होता है। गार्ज एवं कैनियन में अंतर। एक कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल वाले होते हैं, यानी एक कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल वाले होते हैं और यह भी गार्ज की ही भांति गहरे होते हैं। यानी गार्ज क्या होता है कि जब ये पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के बीच में जो नदी होती है उसको कम चौड़ाई में जो काट के नदी का जो प्रवाह है वो अंदर तक चला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। गार्ज व कैनियन की तरह ही होते हैं। यह भी गार्ज की ही भांति गहरे होते हैं। गार्ज की चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भाग की लगभग एक समान होती है। इसके विपरीत एक कैनियन तल की अपेक्षा ऊपरी भाग अधिक चौड़ा होता है। वास्तव में कैनियन गार्ज का ही एक दूसरा रूप है। चट्टानों के प्रकार और संरचना पर घाटी का प्रकार निर्भर होता है। उदाहरणतः कैनियन का निर्माण प्राय अवसादी चट्टानों के क्षैतिज संतरण में पाए जाने से होता है तथा गार्ज कठोर चट्टानों से में बनता है। तो क्या होता है? गार्ज है वो कठोर चट्टानों में बनता है और कैनियन है वो क्षैतिज और स्तरण में पाया जाता है। अंतःकर्तित विस्तृत या गंभीरभूत विसर्प। ये क्या होता है? तीव्र ढालों में तीव्रता से बहती हुई नदियां सामान्यतः नदी तल पर अपरदन करती है। तीव्र नदी ढालों में भी पार्श्व अपरदन अधिक नहीं होता है, लेकिन मंद ढालों पर बहती हुई नदियां अधिक पार्श्व अपरदन करती है। क्षैतिज अपरदन अधिक होने के कारण मंद ढालों पर बहती हुई नदियां वर्कित होकर बहती है या नदी विसर्पी का निर्माण करती है। इन विसर्पों का बढ़ना मैदानों और डेल्टा मैदानों में पाया जाता है। एक सामान्य बात यह है कि क्योंकि यहाँ नदी का ढाल बहुत मंद होता है, कठोर चट्टानों में भी गहरे कटे हुए और विस्तृत विसर्प मिलते हैं। इन विसर्पों को अंधकीर्तित विसर्प या गंभीरभूत विसर्प कहा जाता है। नदी विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभिक मंद ढाल पर विसर्प लूप विकसित होते हैं और ये लूप चट्टानों में गहराई तक होते हैं, जो प्राय नदी अपरदन या भूतल के धीमे व लगातार उत्थान के कारण बनता है। कालांतर में ये गहरे तथा विसर्प हो जाते हैं और कठोर चट्टानों भागों में गहरा गार्ज व कैनियन के रूप में पाए जाते हैं। ये उन प्राचीन धरातलों के परिचायक है जिन पर नदियां विकसित हुई है। यानी विसर्प क्या होता है कि जब नदियां होती है, ये नदियों में जब मोड़ होती है, घुमावदार या सर्पिलाकार में चलती है, तो फिर उस सर्पिलाकार में जहाँ मोड़ होती है तो वहाँ नदियाँ क्या है बार बार कुचलने के कारण वह और भी गहरा हो जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? गंभीर भूत विसर्जन कहा जाता है। ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण और जल योजन से भी चट्टानों का अपक्षय होता है। ये किस प्रकार के अपक्षय के कारण है? तो ये रासायनिक अपक्षय है। किस क्रिया में जल तथा वायु में मिली हुई ऑक्सीजन लोहे युक्त चट्टानों को ऑक्साइडों के रूप में बदल देती है और लोहे पर जंग लग जाता है, जिससे लोहे युक्त चट्टानें भरपूरी होकर नष्ट हो जाती है। तो इसे क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण कहा जाता है। ऑक्सीकरण के कारण क्या होता है? लोहे पर जंग आ जाता है। अवपतन, मलवा संकलन, मलवापात, चट्टान संकलन, चट्टानपात आदि किस भू संचलन के प्रमुख प्रकार हैं? तो ये भू संकलन के प्रमुख प्रकार है। ढाल जिस पर संचलन होता है के संदर्भ में पश्च आवर्तन के साथ सेल मलवा की एक या कई इकाइयों के फिसलन को क्या कहा जाता है? तो इसे अवसर्पण कहा जाता है। पृथ्वी के पिंड के पश्च आवर्तन के बिना मलवा का तीव्र लोटन या संकलन मलवा संकलन
कहलाता है। यानी पृथ्वी के पिंड पर जो पृष्ठ आवर्तन होता है, पृष्ठ आवर्तन के बिना जो मलबा का तीव्र लोटन या संकलन होता है उसे क्या कहा जाता है? मलबा संकलन कहा जाता है। संस्तर जोड़ या भ्रंश के नीचे पृथक छेल वर्त के संकलन को क्या कहा जाता है? तो उसे छेल संकलन कहा जाता है। तीव्र गति ढाल के सारे छेल खंडों का ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना क्या कहलाता है? तो उसे छेल पतन कहा जाता है। अवपतन के द्वारा चट्टानों या भूमि का भाग रुक रुक कर नीचे खिसकता है या गिरता है, जिसे नदियों और सागरीय लहरों द्वारा किनारों का अवपतन होता है। भूसंकलन द्वारा क्षतिचिन्ह, वेदिकाओं और विसर्प जैसी स्थलाकृतियां निर्मित होती है, जिसको भूसंकलन का ही विस्तार कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? कैनियन कहा जाता है। छोटी छोटी सुदृढ़ रेताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनालिकाओं में हो जाती है। ये अवनालिकाएं धीरे धीरे और गहरी होती जाती है और चौड़ी व लंबी होकर किसका रूप धारण करती है? तो ये घाटियों का रूप धारण कर लेती है। लंबाई, चौड़ाई व आकृति के आकार पर घाटियां वी आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन आदि में वर्गीकृत की जाती है। जब घाटी गहरी संकरी है हो और उसमें दोनों पार्श्व तीव्र ढाल वाले हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? गोर्ज कहते हैं, गार्ज कहते हैं, सॉरी। कैनियन गार्ज का ही एक दूसरा रूप है। जो कैनियन होता है ये गार्ज का एक दूसरा रूप है। गार्ज की चौड़ाई उसके तल व ऊपरी भाग में लगभग समान होती है। इसके विपरीत एक कैनियन में क्या होता है? तल की अपेक्षा ऊपरी भाग अधिक चौड़ा होता है। यानी कैनियन में इतना ही फर्क होता है कि उसके तल की अपेक्षा जो ऊपरी भाग है वो अधिक चौड़ा होता है। कैनियन का निर्माण प्राय अवसादी चट्टानों के क्षैतिज संतरण में पाए जाने से होता है। गार्ज किस प्रकार की चट्टानों में बनता है? तो गार्ज कठोर चट्टानों में बनता है। नदी अपना युवावस्था में तली को काटकर उसे गहरा करती है, जिसके कारण नदी घाटी की गहराई बढ़ती जाती है। जब नदियां दोबारा घाटी के में पार्श्विक अपर्दन की दर की अपेक्षा लंबवत अपर्दन की दर अधिक होती है, तब किस घाटी का निर्माण होता है? तो वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। जब नदी चट्टानों से ऊपर से नीचे गिरती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जलप्रपात कहा जाता है या फिर वाटरफेल कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है और वेनेजुएला, दक्षिण अफ्रीका की सहायक नदी क्रोनी पर स्थित है? तो उसका क्या नाम है? एंजिल जलप्रपात, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। और कौन सी नदी पर है? वेनेजुएला की सहायक नदी पर है। कौन सा जलप्रपात अमेरिका के न्यूयॉर्क और कनाडा के ओटोरियो प्रांतों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ओटेरिया एवं इरी नामक दो झीलों के बीच में स्थित है? तो ये नियाग्रा जलप्रपात है। कैलिफोर्निया के योसमाइटा राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित जलप्रपात कौन सा है? योसमाइटा जलप्रपात है ये। विक्टोरिया जलप्रपात दक्षिणी मध्य अफ्रीका में जाम्बिया और जाम्बिया सीमा पर किस नदी पर स्थित है? तो ये जिम्बेजी नदी पर स्थित है। पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपर्दित छोटे चट्टानी टुकड़े छोटे गत्तों में फंसकर वर्ताकार रूप में घूमते हैं और उनमें घर्षण एवं छेदन से बेलनाकार गर्तों का निर्माण होता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जल गर्तिका कहा जाता है। जलप्रपात के तल में भी एक गहरे व बड़े जल गर्तिका का निर्माण होता है। यानी जलप्रपात होता है उसके तल में भी एक गहरे जल गर्तिका का निर्माण होता है, जो जल के ऊंचाई से गिरने व उनमें शिलाखंडों के वर्ताकार घूमने से निर्मित होते हैं। जलप्रपातों के तल में ऐसे विशाल व गहरे कुंड क्या कहलाते हैं? तो अवनमित कुंड कहलाते हैं ये। नदी के मार्ग में आने वाली कठोर चट्टानों की अपेक्षा मुलायम चट्टानें शीघ्र कट जाती है तथा कठोर एवं प्रतिरोधी चट्टानें निकली रहती है। इस तरह विशेषज्ञ अपर्दन द्वारा नदी घाटी के दोनों ओर सोपानाकार सीढ़ियां का निर्माण हो जाता है। तो इन्हें क्या कहते हैं? तो इसे सोपान कहते हैं। नदी मैदानी भाग में क्षैतिज अपर्दन के फलस्वरूप अपनी घाटी को गहरा करने के बजाय चौड़ा करने लगती है। इस अवस्था में नदी का मार्ग न तो समतल होता है और न ही एक समान चट्टानों का बना होता है, अतः नदियों के सीधे मार्ग से न प्रभावित होकर बल खाती हुई टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से होकर गुजरती है। नदी के ऐसे मोड़दार आकृति को क्या कहा जाता है? तो इसे नदी विसर्प कहा जाता है। जो नदियां टेढ़ी मेढ़ी चलती है, सर्पिलाकार चलती है, उसे क्या कहा जाता है? नदी विसर्प कहा जाता है। नदी के अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपर्दन तथा निक्षेप द्वारा सतह की असमानताएं दूर हो जाती है तथा दोनों मिलकर संप्राय मैदान का निर्माण करती है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे पेनी प्लेन कहा जाता है। प्रतिरोधी चट्टानों के भाग अपर्दन अवशेष के रूप में यत्र तत्र सामान्य सतह के ऊपर दिखाई पड़ते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? मोनोड ना कहा जाता है। साधारणतः पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियां भारी व स्थूल आकार में नद्य भार को वहन करती है। मन ढालों पर नदियां
यह भार वहन करने में असमर्थ होती है तो यह शंखों के आकार में निक्षेपित हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे जलोढ़ पंख कहा जाता है। जो नदियां जलोढ़ पंखों से बहती है वे प्राय अपने वास्तविक वह मार्ग पर बहुत दूर तक नहीं बहती है, बल्कि अपने मार्ग बदल लेती है और कई शाखाओं में बढ़ जाती है। इससे बनी आकृति को क्या कहते हैं? तो इसे जल वितरिकाएं कहते हैं। जलोढ़ पंखों के विपरीत डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है। ये जलोढ़ पंखों के विपरीत क्या होता है? डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है और इनका जलोढ़ स्थित होता है। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है, नदी वितरिकाएं की लंबाई क्या होती है? बढ़ती जाती है। चूना पत्थर चट्टानों के तल पर घुलन क्रिया द्वारा छोटे हुए मध्यम आकार के छोटे गोल गर्तों का निर्माण होता है, जिनके विलय पर इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें विलयन रंध्र कहते हैं। गोल रंध्र एक प्रकार के छिद्र होते हैं जो ऊपर से वर्ताकार व नीचे से कीप की आकृति के होते हैं और इनका क्षेत्रीय विस्तार कुछ वर्ग मीटर से हेक्टेयर तक तथा गहराई आधा मीटर से 30 मीटर या उससे अधिक होती है। यदि इन धौलरंध्रों के नीचे बनी कंदराओं की छत ध्वस्त हो जाए तो ये बड़े छंद्र किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसे ध्वस्त या निपात रंध्र के नाम से जाने जाते हैं। ध्वस्त रंध्रों की अपेक्षा गोल रंध्र अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ध्वस्त गोल रंध्रों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे डोलाइन के नाम से जाना जाता है। जब गोल रंध्र व डोलाइन कंदराओं की छत के गिरने से या पदार्थों के संकलन द्वारा आपस में मिल जाते हैं तो लंबी, तंग तथा विस्तृत खाइयाँ बनती है। इन खाइयों को क्या कहते हैं? तो इसे घाटी रंध्र या युवाला कहा जाता है। प्राकृतिक तटबंध एवं विसर्पी रोधिकाएं। जो प्राकृतिक तटबंध पर विसर्पी रोधिकाएं होते हैं वो क्या होती है उसके बारे में विस्तार से देखेंगे हम। प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधिका आदि कुछ महत्वपूर्ण स्थल रूप है जो बाढ़ के मैदान से संबंधित है। प्राकृतिक तटबंध बड़ी नदियों के किनारे पाए जाते हैं। यह तटबंध नदियों के पार्श्व में स्थूल पदार्थों का रेखीय निम्न व समांतर कटक के रूप में पाए जाते हैं जो कई स्थानों पर कटे हुए होते हैं। बाढ़ के दौरान जब जल तटों पर फैलता है तो जल का वेग कम होने के कारण बड़े आकार का मलबा नदी के पार्श्व तटों पर लंबे कटकों के रूप में जमा हो जाता है। प्राकृतिक तटबंध नदी के साथ ऊंचे और नदी से दूर मंद ढाल वाले होते हैं। जब नदी का जल कम हो जाता है या क्षैतिज अवस्था में अपना मार्ग बदलती है तो यह क्रमबद्ध प्राकृतिक तटबंध बनाती है। नदी रोधिकाएं विसर्पी रोधिकाओं के नाम से भी जानी जाती है। जो नदी रोधिकाएं हैं वो विसर्पी रोधिकाओं के नाम से भी जानी जाती है। नदी रोधिकाएं या विसर्पी रोधिकाएं बड़ी नदी विसर्पों के उत्तल ढालों पर पाई जाती है और ये रोधिकाएं प्रभावित जल द्वारा लाए गए तल छटों के नदी किनारों पर निक्षेपण के दौरान बनी होती है। इनकी चौड़ाई व परिच्छेदिका लगभग एक समान होती है और इनके अवसाद मिश्रित आकार के होते हैं। अगर नदी रोधिकाओं के कटक एक से अधिक हो तो वहाँ विसर्पी रोधिकाओं के मध्य तंग एवं लंबे ग्रथ भी पाए जाते हैं। यानी इसमें क्या बताया गया है कि अवसाद मिश्रित आकार के होते हैं और अगर इन रोधिकाओं के कटक एक से अधिक हो तो वहाँ विसर्प रोधिकाएं के मध्य तंग व लंबे ग्रथ भी पाए जाते हैं। नदी में इनका क्रम प्रवाह की मात्रा तथा तलछट की आपूर्ति पर निर्भर करता है। क्योंकि नदी अवरोधिकाएं उनके उत्तल तट पर बनती है अतः नदी के अवतल तट पर अधिक अपरदन होता है। अब यहाँ पर कुछ सारणी भी है। प्रवणता संतुलन के कारक और उनसे सर्जित अपरदनात्मक और निषेधात्मक स्थल रूप। जो स्थल रूप है वो बताया गया है। यानी बहता हुआ जल या नदी, यानी बहता हुआ जल होता है तो उससे किस प्रकार की क्रिया से अपरदनात्मक स्थल रूप और निक्षेपात्मक स्थल रूप होता है। तो अपघर्षण से वी आकार की घाटी का निर्माण होता है, अपरदन से और निक्षेपण से जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। घोलन से क्या होता है? आई आकार की घाटी होती है या गारज या कैनियन घाटी का निर्माण होता है अपरदन से और निक्षेपण से जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है। सन्निकर्षण क्रिया से क्या होता है कि जलप्रपात एवं छिप्रिका का स्थल रूप का निर्माण होता है और निक्षेपण से क्या होता है? बालू का पुलीन या बालू का तट का निर्माण होता है। जलगति क्रिया, यानी जलगति क्रिया से क्या होता है? नदी विसर्प या मियांडार अपरदनात्मक स्थल रूप का निर्माण होता है और जो निक्षेपण से किस प्रकार होता है? प्राकृतिक तटबंध या प्राकृतिक बांध का निर्माण
होता है। कवेष्टा या शंकुकटक, संरचनात्मक सोपान, नदी वेदिकाएं और संप्रा मैदान, इस प्रकार ये सब अपरदनात्मक स्थल रूप है सभी। और किस कारक द्वारा होता है? तो बहता हुआ जल या नदी के द्वारा ये सब होते हैं। और निक्षेपात्मक स्थल रूप होते हैं, जो बाढ़ का मैदान है, डेल्टा, ये सभी किस प्रकार के हैं? निक्षेपात्मक स्थल रूप है। अब आता है हिमानी या हिमनद द्वारा किस प्रकार होता है? तो अपघर्षण या उत्पाटन, ये दो प्रकार की क्रिया होती है। और अपरदनात्मक स्थल रूप किस किस प्रकार के होते हैं? वी आकार की घाटी का निर्माण होता है, लटकती या लंबित घाटी होती है, सड़क या हिमगहर होती है, सड़क, झील या टोरन, एरट या तीक्ष्ण कटक, होरन या गिरी श्रृंग, नुनाटक, सरंगपूंछ, भेड़पीठ, चैल, चार रोस मुटोने होता है। हिम सोपान और क्यारडो, ये सभी क्या अपरदनात्मक स्थल रूप होते हैं और किसके द्वारा होते हैं? तो हिमानी या हिमनद के द्वारा होते हैं। और हिमानी या हिमनद के द्वारा निक्षेपात्मक स्थल रूप कौन से होते हैं? हिमोड या मोरेन, ड्रीमलिन, एस्कर, केम वेदिका, केटिल एवं हमक अपक्षेण और हिमनद अपक्षेप मैदान, ये सभी होते हैं किसके द्वारा? हिमानी या हिमनद के द्वारा होता है। उसके बाद आता है पवन। पवन के क्रिया कौन कौन सी होती है? अपवहन, अपकर्षण और शनिघर्षण, ये तीन प्रकार की पवन के द्वारा क्रिया होती है। और अपरदनात्मक स्थल रूप किस किस प्रकार की होती है? तो अफवाह बेसिन या वात ग्रत, इनसेलबर्ग, छत्रकशिला या मशरूम रोक, भूस्तंभ या जयुगेन, यार्डंग, ड्राइकोटर, जालक या जालीदार शिला, पुल तथा खिड़की, ये सभी तो अपरदनात्मक स्थल रूप होते हैं किसके द्वारा? पवन के द्वारा होते हैं। अब आता है निक्षेपात्मक स्थल रूप पवन के द्वारा कौन कौन से होते हैं? तो बालू का स्तूप का निर्माण होता है, बरखान का निर्माण होता है, रेत मुक्त कॉरिडोर या घासी का निर्माण होता है, लोयस का, मरु पेनी प्लेन का, उत्खात भूमि का, पलाया का, बजाड़ा और पेंडीमेट, इस प्रकार सभी ये स्थल रूप का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? पवन के द्वारा होता है। अब आता है सागरीय जल। सागरीय जल की क्रिया कौन सी है? जलगति क्रिया, अपघर्षण क्रिया, शनिघर्षण क्रिया, घुलन क्रिया और जलदाब क्रिया, तीन प्रकार की क्रिया होती है। और अपरदनात्मक स्थल रूप कौन से होते हैं? तटीय क्लिक, खांच, तटीय कंदरा, प्रास्तरिक चिमनी या वात छिद्र, निवेशिका या ज्यो, प्रास्तरिक मेहराब, चिमनी शैल या स्केरी, अंडाकार कटान या लघु निवेशिका, तरंग वर्षित वेदी, स्टेक, श्रिक स्थल, यह सभी क्या है? समुद्र द्वारा या सागरीय जल द्वारा क्या है? अपरदनात्मक स्थल रूप है। अब आता है समुद्र द्वारा निक्षेपात्मक स्थल रूप कौन से होते हैं? तो पुलिन या बीच, कश्यप पुलिन, रोधिका, अपतट रोधिका, तटीय रोधिका, स्पीड, हुक, लूप, संयोजक रोधिका, छल्लेदार रोधिका, ट्रम्बोलो, रोधिद्वीप, ज्वारीय प्रवेश द्वार, पंखयुक्त शीर्ष स्थल, समुद्रोन्मुखी तटीय प्रसार, ये सभी स्थल रूप किसके द्वारा होते हैं? ये सागरीय जल के द्वारा होते हैं। अब बात कर लेते हैं भूमिगत जल। तो भूमिगत जल में क्रिया कौन सी होती है? घुलन क्रिया, जलगति क्रिया, अपघर्षण क्रिया, रगड़ या शनिघर्षण क्रिया होती है। और अपरदनात्मक रूप कौन से है? गोलरंध्र, विलियन रंध्र, डोलाइन, पोलजे या पोलियो, युवाला, लेपिज, कंदराएं, प्रास्तरिक पुल, दस्ती निवेशिका, अंधी घाटी, कास्ट या घोल, ये सभी तो किसके द्वारा होता है? अपरदन, जो भूमि का अपरदन होता है उससे होता है। जो भूमि का जमा होता है या निक्षेपण होता है तो उससे किस प्रकार का स्थलाकृति निर्माण होती है? स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट, कंदरा स्तंभ, इस प्रकार ये भूमिगत जल के द्वारा होता है, निक्षेपण के द्वारा जो स्थलाकृति का निर्माण होता है। ये यहाँ पर कुछ कास्ट स्थलाकृति के विभिन्न रूपों का परिचय दिया हुआ है। गोलरंध्र इस प्रकार की होती है, निपाती रंध्र इस प्रकार की मिट्टी होती है, गुफा दी हुई है, घाटी शिखा चुबाला इस प्रकार होती है, गुफा मुख, स्लेकाइट, गुफा स्लेक्टाइट, इस प्रकार ये विलियर रंध्र, इस प्रकार की मिट्टियों का चित्र दिया हुआ है। धीरे धीरे चुनायुक्त चट्टानों के अधिकतर भाग इन गर्तों व खाइयों के हवाले हो जाता है और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले व नुकीले कटक आदि रह जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिसे लेपिस कहा जाता है। कौन सी आकृति विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिमस्तंभ जैसी होती है तथा प्रायः आधार पर या कंदरा की छत के पास मोटी होती है और अंत के छोर पतले होते हैं।
इसे क्या कहा जाता है? सेलेक्टाइट। तो सेलेक्टाइट किसे कहते हैं? ये देखो, इसे कहते हैं सेलेक्टाइट। जो गुफा के अंदर जो हवा के वेग से क्या होता है, ये घर्षण के कारण ये नुकीले हो जाती है पत्थर ऊपर से, तो इसे क्या कहा जाता है? स्टेलेक्टाइट कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट छत से बूंद बूंद टपक कर एक स्थान पर एकत्रित होता रहता है, जिसे सेलेक्टाइट कहा जाता है। जबकि कंदराओं के फर्श पर जहाँ कैल्शियम कार्बोनेट एकत्रित होता रहता है, ऐसे खड़े ढेर को स्टेलेग्माइट कहते हैं। कौन से स्थल रूप कंदराओं के फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और वास्तव में ये कंदराओं की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं, या स्टेलेक्टाइट के ठीक नीचे पतले पाइप की आकृति में बनते हैं? तो इसे क्या कहा जाता है? स्टेलेग्माइट कहा जाता है। स्टेलेग्माइट एक स्तंभ एक चपटी तस्तरीनुमा आकार में या समतल अथवा कटरेनुमा गड्ढे के आकार में विकसित होता है। विभिन्न मोटाई के स्टेलेग्माइट तथा स्टेलेक्टाइट के मिलने से किन का निर्माण होता है? तो स्तंभ और कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है। पृथ्वी पर परत के रूप में हिम प्रवाह या पर्वतीय ढालों से घाटियों में रेखीय प्रवाह के रूप में बहते हिम सहित को क्या कहते हैं? तो इसे हिमनद कहते हैं। महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपद हिमनद में वे हिमनद होते हैं जो व्रत समतल क्षेत्र में हिम पर्वत के रूप में फैले हो, तथा पर्वतीय या घाटी हिमनद वे हिमनद होते हैं जो पर्वतीय ढालों में बहते हो। तो इस प्रकार ये हिमनद होते हैं। प्रवाहित जल के विपरीत हिमनद प्रवाह बहुत धीमी होता है, यानी प्रवाहित जल के विपरीत हिमनद प्रवाह बहुत धीमा होता है। हिमनद प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर या इससे कम से लेकर कुछ मीटर तक प्रवाहित हो सकते हैं। हिमनद मुख्यतः किस बल के कारण गतिमान होते हैं? तो गुरुत्वीय बल के कारण क्या होते हैं? हिमनद गतिमान होते हैं। कई दिशा में चलने वाली पवने के थपेड़ों से शिलाखंड की आकृति त्रिकोणाकार हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो त्रिकोणाकार आकृति को क्या कहा जाता है? ड्राई कांटर कहा जाता है। पवन चट्टान के कोमल भागों को अपर्दित कर देती है, किंतु कठोर भाग यथास्थान रह जाते हैं। ऐसी अवस्था में अपर्दन के उपरांत शिला की आकृति जालीदार हो जाती है। ऐसी जालीदार आकृति को क्या कहा जाता है? तो ऐसी जालीदार आकृति को अश्मिक जालक कहा जाता है। यहाँ पर विश्व के कुछ जलप्रपात दिए हुए हैं, तो उसका हम अध्ययन कर लेते हैं। एंजिल जलप्रपात जो 979 मीटर ऊंचा है, यह वेनेजुला दक्षिण अफ्रीका की सहायक नदी के क्रोनी पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इस जलप्रपात को सबसे पहले पायलट जेम्स एंजिल ने 1935 में देखा था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका जलप्रपात का नाम रखा गया है। 2 नंबर है तुगेला जलप्रपात जो 948 मीटर ऊंचा है। दक्षिण अफ्रीका के नोटाल राज्य में स्थित यह जलप्रपात विश्व का दूसरा सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऊटीगोर्ड जलप्रपात ये 3 नंबर पर आता है। 846 मीटर इसकी ऊंचाई है। उत्तर पश्चिम नॉर्वे के पर्वतीय भागों में अवस्थित यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 4 नंबर है मोंगे जलप्रपात 780 मीटर है। यह जलप्रपात नॉर्वे की राउमा नदी पर स्थित है। 5 नंबर है मुत्तारोजी जलप्रपात 762 मीटर है। यह जलप्रपात मुत्तारोजी नदी पर स्थित है। 6ठा जलप्रपात है योसेमाइट जलप्रपात जो 746 मीटर है। यह उत्तरी अमेरिका के योसेमाइट राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। 7 नंबर है एस्मलैंड जलप्रपात जो 725 मीटर ऊंचा है। यह जलप्रपात उत्तर पश्चिम नॉर्वे में अवस्थित है। मार्डल्स फोसेस जलप्रपात 700 मीटर ऊंचा है, 705 मीटर ऊंचा है। यह जलप्रपात नॉर्वे में स्थित है। 9 नंबर है क्यूकेनान जलप्रपात 676 मीटर है। यह वेनेजुला का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 10 नंबर है सुंदरलैंड जलप्रपात 580 मीटर। यह जलप्रपात न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप में अवस्थित है। रिबन जलप्रपात जो 496 मीटर है। यह कैलिफोर्निया में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात 120 मीटर है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क और कनाडा के ओटोरोमिया प्रांतों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ये तो थे टॉप 12 जलप्रपात जो विश्व में ऊंचे हैं। याद कर लेना, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आता है हिमनद घाटी या घृत। तो
हिमानीकृत घाटियाँ गर्त की भांति होती है, जो आकार में अंग्रेजी के अक्षर यू जैसी होती है, जिनके तल चौड़े व किनारे चिकने तथा ढाल तीव्र होती है। घाटी में मलबा बिखर होता है अथवा हिमोड मलबा दलदली रूप में दिखाई देता है। चट्टानी धरातल पर झील भी उभरी होती है अथवा ये झीलें घाटी में उपस्थित हिमोड मलबे से बनती है। मुख्य घाटी के एक तरफ या दोनों तरफ ऊंचाई पर लटकती घाटी भी होती है। इन लटकती घाटियों के तल को जो मुख्य घाटी में खुलते हैं, उनके विभाजन क्षेत्रों के कट जाने से ये त्रिकोण रूप में नजर आती है। बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्र तट रेखा पर होती है, उन्हें फ्योर्ड कहते हैं। जो हिमनद गर्त समुद्र के किनारे होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे फ्योर्ड कहते हैं। अब आता है हिमोड। हिमोड क्या होता है? हिमोड हिमनद टील या गुलासमी मृतिका के जमाव की लंबी कटकें होती है। अंतस्थ हिमोड हिमनद के अंतिम भाग में मलबे के निक्षेप से बनी लंबे कटकें है। पार्श्विक हिमोड हिमनद घाटी की दीवार के समांतर निर्मित होते हैं। पार्श्विक हिमोड अतस्थ हिमोड से मिलकर घोड़े के नाल या अर्धचंद्राकार कटक का निर्माण करती है। हिमनद घाटी के दोनों ओर अत्यधिक मात्रा में पार्श्विक हिमोड पाए जाते हैं। इन हिमोडों की उत्पत्ति पूर्णतया आंशिक रूप से हिमानी जल द्वारा होती है, जो इस जलोढ़ को हिमनद के किनारों पर धकेलती है। कुछ घाटी हिमनद तेजी से पिघलने पर घाटी तल पर हिमनद टीलों को एक परत के रूप में अव्यवस्थित रूप से छोड़ देते हैं। ऐसे अव्यवस्थित व भिन्न मोटाई के निक्षेप तलीय या तलस्थ हिमाद्र कहलाते हैं। घाटी के मध्य पार्श्विक हिमोड के साथ साथ हिमोड मिलते हैं, जिन्हें मध्यस्थ हिमोड कहते हैं। ये पार्श्विक हिमोड की अपेक्षा कम स्पष्ट होते हैं। मरुस्थल में चट्टानों के अपक्षय तथा अपर्दन के कारण कोमल चट्टानें आसानी से कट जाती है, किंतु कठोर चट्टानों का अवशेष भाग ऊंचे टीलों के रूप में बच जाते हैं। इस प्रकार के टापुओं को क्या कहा जाता है? तो इसे इंशेल वर्ग कहा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में मुलायम चट्टानों के अधिक और कठोर चट्टानों के कम अपर्दन के फलस्वरूप निर्मित छतरीनुमा चट्टान आकृति को क्या कहा जाता है? तो इसे छत्रक शिला कहा जाता है। मरुस्थल में जहाँ पर कठोर और मुलायम चट्टानों की परतों के चट्टान खिंड पिंड होते हैं, वहाँ पर असाधारण और अनियमित अपर्दन के कारण ढक्कनदार दवात जैसी अनेक आकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है। ऐसी आकृतियों को क्या कहते हैं? तो इसे जयुजैन कहा जाता है। यदि कठोर और मुलायम चट्टानों की परतें ऊर्ध्वाधर या लंबवत होती है, तो मुलायम चट्टान के स्थान पर अपर्दन अधिक हो जाता है। कठोर चट्टानों के स्तर नुकीले होकर भूपृष्ठ पर नाली नुमा दृष्टिगोचर होते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो इसे यार डांग कहते हैं। पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप से निर्मित टिब्बे या स्फुटों को क्या कहा जाता है? तो इसे बालू का स्फुट कहा जाता है। मरुस्थल में पवन के चलने के बारीक रेत का निक्षेप तरंग के समान आकृतियों में बनता है, उनको उर्मिका कहते हैं। बारीक रेत के कणों का निक्षेप जिसे पवन ने काफी दूर ले जाकर जमा कर दिया है, क्या कहलाता है? तो इसे लोयस कहते हैं। भूमिगत जल द्वारा भूपटल के लाइम स्टोन तथा डोलामाइट वाले क्षेत्रों में निर्मित स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? तो इसे कास्ट स्थलाकृति कहा जाता है, जो भूमिगत जल द्वारा बनाई जाती है। लाल अथवा भूरी मिट्टियों का निर्माण भूमि द्वारा सोखे जाते समय पृष्ठ पर जल द्वारा घुलन क्रिया से होता है। भूमिगत चट्टानों जब ऐसी मिट्टियों से पूर्णतः ढक जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे टेरारोसा कहा जाता है। डोलाइन की ऊपरी सतह के ध्वस्त हो जाने से वृत्त छिद्र का निर्माण होता है। जो डोलाइन है उसकी ऊपरी सतह वो ध्वस्त हो जाती है, तो वृत्त छिद्र का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। जब उसका ऊपरी भाग खुला होता है, तब उसे क्या कहते हैं? तो उसे कास्ट्रक खिड़की कहते हैं। कई डोलाइन मिलकर एक वर्गाकार गर्त योवाला का निर्माण करती है। योवाला से भी अधिक विस्तृत गर्त को क्या कहा जाता है? उसे पोलजे कहा जाता है। समुद्र के तटीय भाग में तरंगों द्वारा कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, जो सामान्यतः ये समुद्री तरंगें कितनी प्रकार की होती है? तो ये 3 प्रकार की होती है, सवास, बेकवास और बोला चलिए। ये 3 प्रकार की क्या होती है? समुद्री तरंगें होती है। तटीय मैदानों के ढलुआ तट पर सिर्फ धाराएं या तरंगें अपने अपर्दन द्वारा चट्टानों को तट के आधार पर प्रहार करके काटती है।
जिस कारण तट का भाग सीधा खड़ा हो जाता है। इस आकृति को क्या कहा जाता है? इसे क्लिप कहा जाता है। क्लिप के आधार पर तरंगें स्थल की ओर अधिक कटाव कर देती है, जिससे किस स्थलाकृति का निर्माण होता है? तो खांच का निर्माण होता है। जब कंदरा की ऊपरी छत का कुछ भाग नीचे गिर जाता है तो कंदरा का संबंध ऊपरी सतह से हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे प्रवेश द्वार कहा जाता है। जब कंदरा की हवा कंदरा से छत को तोड़कर ऊपर निकल जाती है तो कंदरा के छत पर छिद्र बन जाता है। इन छिद्रों से हवा सीटी की आवाज़ करती है, वही बाहर निकलती है। इन छिद्रों को क्या कहा जाता है? इसे वात छिद्र कहते हैं। दोनों पार्श्व पर निर्मित कंदराएं विस्तृत होकर जब एक दूसरे से मिल जाती है तो उनके आर पार जल बहने लगता है। इस आकृति को क्या कहा जाता है? तो इसे प्राकृतिक मेहराब कहा जाता है। अपरदन के कारण प्राकृतिक मेहराब की छत टूटकर गिर जाती है, जिस कारण शीर्ष स्थल का सागर की ओर वाला भाग तट से अलग हो जाता है। इस तरह निर्मित आकृति को क्या कहा जाता है? स्टैक कहा जाता है। जो इस प्रकार की आकृति का निर्माण होता है तो सागरीय तट के सारे मलबा के निक्षेप से बने स्थल रूप को क्या कहा जाता है? तो इसे पुलिन कहा जाता है। सागरवर्ती भागों में रेत बजरी आदि के निक्षेप से पतले पतले कटकों का निर्माण हो जाता है, जो सागर की ओर निकले रहते हैं। इन कटकों को क्या कहा जाता है? तो इसे कच्छप कहा जाता है। किसे कहते हैं? पुलिन। तो पुलिन किसे कहते हैं? यहाँ पर जो सागरीय तट के सारे मलबा के निक्षेप से बने स्थल रूप को क्या कहा जाता है? पुलिन कहा जाता है। तो पुलिन किसे कहते हैं उसके बारे में यहाँ हम देखेंगे। तटों की प्रमुख विशेषता पुलिन की उपस्थिति है। यद्यपि उबड़ खाबड़ तटों पर भी ये टुकड़ों में पाए जाते हैं, वे अक्सर जिनसे पुलिन निर्मित होते हैं। अधिकांश स्थल से नदियां व सरिताओं द्वारा अथवा तरंगों द्वारा अपरदन बहाकर लाए गए पदार्थ होते हैं। पुलिन अस्थायी स्थलाकृतियां हैं। कुछ रेत पुलिन जो स्थायी प्रतीत होते हैं, किसी और मौसम में स्थूल कंकड़ पत्थर का तंग पट्टी की परिवर्तन हो जाते हैं। अधिकांश पुलिन शेष के आकार के छोटे कणों से बने होते हैं। सिंगल पुलिन में अत्यधिक छोटी गुटिकाएं तथा गोलिशमकाएं होती है। पुलिन के ठीक पीछे पुलिन तट से उठाई गई रेत टिब्बे के रूप में निक्षेपित होती है। तटरेखा के समांतर लंबाई में कीटकों के रूप में बने रेत टिब्बे निम्न तलछटी तटों पर प्राय देखे जा सकते हैं। यानी जो क्या होता है कि सागरों के पास में जो होती है कुछ चक्रवात के द्वारा चक्रवात सुनामी या लहर के द्वारा जो उसके रेत काट ली जाती है, या फिर बाढ़ के द्वारा जो बाढ़ का पानी वापस आता है तो वो रेत काट लेता है। वह समुद्र में जो समुद्र के किनारे व पहाड़ी किनारे के जो काट के जो इस आकृति का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पुलिन कहा जाता है। तरंगों द्वारा निक्षेप से निर्मित कटक को रोधिका कहते हैं। समुद्र तल अपतट पर तट के समांतर पाई जाने वाली रेत और सिंगेल की कटक को क्या कहा जाता है? तो अपतट रोधिका कहा जाता है। ऐसी अपतटीय रोधिका जो रेत के अधिक निक्षेपण से ऊपर दिखाई पड़ती है उसे क्या कहते हैं? उसे रोध रोधिकाएं कहते हैं। कई बार इन रोधिकाओं का एक सिरा खाड़ी से जुड़ जाता है, तब उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें स्पीट कहा जाता है। रोधिकाएं रोध व स्पीट धीरे धीरे खाड़ी के मुख पर बढ़ते रहते हैं, जिससे खाड़ी का समुद्र में खुलने वाला द्वार तंग या बंद हो जाता है। कालांतर में रोधिका के बीच सागरीय जल बंद हो जाने यह खाड़ी किस में परिवर्तन हो जाती है? तो ये लेंगुन में परिवर्तन हो जाती है। लेंगुन भी धीरे धीरे इस तल से लाए गए तलछटों से या पुलिन से वायु द्वारा लाए गए तलछट से लेंगुन के स्थान पर एक चौड़ व विस्तृत तटीय मैदान में विकसित हो जाते हैं। कभी कभी तरंगें या धाराओं के प्रभाव से रोधिकाओं का बाहरी सिरा तट की ओर मुड़ जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे हुक कहा जाता है। कभी कभी रोधिकाएं इतनी अधिक मुड़ जाती है कि यह तट से जाकर मिल जाती है। इस तरह एक पूर्ण छल्ले का निर्माण हो जाता है। इस आकृति को क्या कहा जाता है? इसे लूप कहा जाता है। जब तट के सारे रोधिकाएं का इतना अधिक विस्तार हो जाता है कि दो शीर्ष स्थलों या दो द्वीपों को जोड़ देती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे संयोजक भित्ति या टोम्बोली कहा जाता है। सड़क गहरे लंबे व चौड़े ग्रत है, जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली सीधी या अवतल होती है। अधिकांश सड़क कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमनद घाटियों के शीर्ष पर अधिकांश सड़क पाए जाते हैं। सुनामी लहरों से बचाती रोधिकाएं। समुद्र के अपघटन पर बनी रोधिकाएं तूफान और सुनामी लहरों को आक्रमण के समय सबसे पहले बचाव करती है, क्योंकि यह रोधिकाएं इतनी इनकी प्रबलता को कम कर देती है। इनके बाद रोध पुलिन स्पूत तथा मैग्रोव है जो इनकी प्रबलता को झेलते हैं। अतः अगर हम तटों के किनारे पर जाए
पाए जाने वाले मैंग्रोव व तलछट से छेड़छाड़ करती है तो ये तटीय स्थलाकृति अपरदित हो जाएगी या मानव व मानवीय बस्तियों को तूफान और सुनामी लहरों से सीधे व प्रथम प्रहार झेलने होंगे। यानी ये जो अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं, रोध, पुलिन, पुलित, स्फुत, ये जो सुनामी आती है इससे हमारी बहुत ही बचाव होती है। ये क्या करती है, उसकी सुनामी के वेग को बहुत ही कम कर देती है। यहाँ पर एक ये चित्र दिया हुआ है, हिमनद द्वारा अपर्दन द्वारा निक्षेपण के विभिन्न रूप। जो हिमनद के द्वारा जो विभिन्न रूप है वो दिया हुआ है। आप वीडियो को रोक करके आराम से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। यहाँ पर निलंबित घाटी है, यहाँ रुंडित है, सड़क है, कोल है, सड़क है, रेत है। इस प्रकार अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी झील भी प्राय इन गर्तों में देखने को मिलती है। इन झीलों को क्या कहा जाता है, इसे सरक झील या टारन झील कहते हैं। आपस में मिले हुए दो या दो से अधिक सरक किस क्रम में दिखाई देते हैं, तो ये सीढ़ी नुमा क्रम में दिखाई देते हैं। यदि तीन या तीन अधिक विकर्णित हिमनद निरंतर शीर्ष पर या तब तक अपरदित जारी रखे जब तक कि उन्हें तल आपस में मिल न जाए, तो एक तीव्र किनारे वाली नुकीली चोटी का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं, तो इसे हॉर्न कहते हैं। शीर्ष स्तर पर अपरदन होने से हॉर्न निर्मित होते हैं। तो ये सड़क के शीर्ष अपरदन होने से हॉर्न का निर्माण होता है। लगातार अपरदन से सड़क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती है और इसका आकार कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, तो इसे तीक्ष्ण कटक कहते हैं। आल्प्स पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी मैटरहॉर्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में क्या है, तो ये हॉर्न है जो सड़क के शीर्ष अपरदन से निर्मित हुई है। उच्च अक्षांश में बहुत गहरी हिमनद गर्तें हैं जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तट रेखा पर होती है उसे क्या कहते हैं, उसे फ्योर्ड कहते हैं। पिघले हुए हिमनद के द्वारा मिश्रित रूप से भारी व महीन पदार्थों का निक्षेप किस रूप में जाना जाता है, तो हिमोड या हिमनद गोलासम के रूप में जाना जाता है। हिमनदों के तल किनारे या छोर पर बर्फ पिघलने से सरिताएं बनती है। कुछ मात्रा में शैल मलबा इस पिघले जल से बनी सरिताओं में प्रवाहित होकर निक्षेपित होता है। ऐसे हिमनद जलोढ़ निक्षेप को क्या कहा जाता है, तो इसे हिमानी गोत कहा जाता है। थोड़ी थोड़ी दूर पर ढेरियों के रूप में रेत और कंकर के निक्षेप को क्या कहा जाता है, तो इसे ड्रमलीन कहा जाता है। हिमानी के मार्ग में कड़ी ऊंची चोटानी आकृतियां अवरोध के रूप में आती है। हिमानी को इनके ऊपर से गुजरना पड़ता है। हिमानी के सम्मुख वाला ढाल हिमानी के द्वारा घिसकर साधारण ढाल बन जाता है तथा नीचे विपक्ष में ऊंचा नीचा ढाल बन जाता है। ऐसी आकृतियों को क्या कहा जाता है, तो इसे रोष मोटाने कहा जाता है। अब आता है किसे कहते हैं अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने के जल हिमतल के ऊपर प्रवाहित होता है अथवा इसके किनारों से रिश्ता हुआ या बर्फ के छिद्रों से नीचे प्रवाहित होता है, तो यह जल हिमनद के नीचे एकत्रित होकर बर्फ के नीचे नदी धारा को प्रवाहित होता है। ऐसी नदियां नदी घाटी के ऊपर बर्फ के किनारे वाली तेल में प्रवाहित होती है। यह जल धाराएं अपने साथ बड़े गोलासम चट्टानी टुकड़े और छोटे चट्टानी मलबा बहाकर लाती है जो हिमनद के नीचे इस बर्फ की घाटी में जमा हो जाते हैं। यह बर्फ पिघलने के बाद एक वर्गाकार कटक के रूप में मिलते हैं, इन्हें एस्कर कहते हैं। यानी इसमें क्या बताया कि बर्फ होती है उसके एक जगह बर्फ की जगह इकट्ठा हो जाता है, तो वापस जो बर्फ हटती है तो उस बर्फ के हटने से क्या होता है, इसका निर्माण होता है एस्कर का। टालम शंकु, जब ढाल के नीचे चट्टान पूर्ण आकार चूर्ण आकर जमा हो जाता है, वह टालस या भग्नासम राशि कहलाता है। यानी ढाल के नीचे क्या होता है, जो चट्टान का चूर्ण होता है वह जमा हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, टालस या भग्नासम राशि कहा जाता है। इससे टालस शंकु का निर्माण होता है जिसमें चट्टानों के बारीकी टुकड़े ढाल के पास होते हैं जबकि बड़े टुकड़े शंकु की परिधि में होते हैं। ढालक शंकु के निर्माण में जल का योगदान करना होता है तथा गुरुत्व बल बिना जल के सहायता में पदार्थों के ऊपरी ढाल से नीचे की ओर ले जाते हैं। हिमनदियों स्थलाकृतियों की विभिन्न निक्षेपित भू आकृतियों का सुंदर चित्रण है। स्पेंसर 1962 में संकलित एक संशोधन द्वारा ये चित्र प्रतिपादित किया गया है। तो ये यहाँ पर क्या बताया, हिमानी गोहत है, ये यहाँ पर है एस्कर, ड्रमलीन, अंतिम हिमोड, हिमानी दोत
मैदान, एस्कर हिमानी धोत मैदान, एस्कर डमलिन, ये इस प्रकार पाया जाता है। तो आज हमारी ये क्लास है वो कंप्लीट हो जाती है, जो विभिन्न इष्ट कलाकृतियों से संबंधित थी। आपको ये क्लास में बहुत ही अच्छे अच्छे फैक्ट प्राप्त होंगे। क्लास को एक बार समझ नहीं आने पर दोबारा देख ले। क्लास को देखने के बाद जो टेलीग्राम ग्रुप है अलम स्टडी एंड जॉब, उस पर हमने PDF डाल दिया है। वहाँ से जाकर आप एक बार PDF पढ़ ले तो आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। आज ये 7वीं क्लास है, ये बहिर्जात बल और विभिन्न इष्ट कलाकृतियों की जो क्लास है ये हमने कंप्लीट कर दी है। इससे पहले भी 6 क्लासें कंप्लीट हो गई है। उसकी क्लासें देखनी हो तो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, भूगोल NCERT से संबंधित है। वहाँ से जाकर आप इस सभी क्लासें जो बाकी की देख सकते हैं। यह क्लास आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। इसमें हर लाइन में 2-2 फैक्ट दिए हुए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली। कक्षा 6 से जो 12वीं तक NCERT सार संग्रह उनसे संकलित किया गया है ये क्लास है ये। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से हमें मोटिव मिलता है और भी अच्छी अच्छी क्लासें बनाने में हम अपनी मेहनत को जायज़ करते हैं। तो अपनी ईमानदारी से एक बार आप सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में। आपने ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लिया होगा। और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखें। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।